हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन के आज के सेशन में हम लोग हाइड्रोकार्बन की रिमेनिंग रिएक्शंस उसका फास्ट रिवीजन करेंगे और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी साथ में लेंगे। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को एल्कीन एल्काइन की फॉर्मेशन की रिएक्शंस पढ़ा चुका हूं। उसके बाद में मैंने एल्कीन एल्काइन की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी जिसमें दो मैकेनिज्म का जिक्र किया था। उन्हीं मैकेनिज्म्स के बेसिस पर आज जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे ये इन्हीं दो मैकेनिज्म के बेसिस पर हैं। ये दो मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाई थी कि एक में क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग हो तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। दोनों ही रिएक्शन में ज्यादातर मेजर जो प्रोडक्ट होता है वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर होता है। मैकेनिज्म नंबर 1 में क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जबकि मैकेनिज्म नंबर 2 में इस तरह का साइक्लिक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम प्लेन में भी आ सकते हैं, अपोजिट प्लेन में भी आ सकते हैं, मतलब इसमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का खास इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि यहां इस रिएक्शन में ये एक एंटी एडिशन रिएक्शन होता है मैकेनिज्म नंबर 2, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट प्लेन से आकर रिएक्शन करते हैं। ये तो मेन इनके कॉन्सेप्ट थे। अब इनके बेसिस पर जो रिएक्शंस है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा ही था एल्केन में ही। एल्कीन एल्काइन का हाइड्रोजनेशन किया जाए निकल प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में तो सैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं, एल्केन बनते हैं, और साथ में हीट रिलीज होती है। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। साथ में जो हीट रिलीज होती है उसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इससे इतनी हीट रिलीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX मीन्स हाइड्रोजन हेलोजन का एडिशन है जिसे हाइड्रो हेलोजनेशन कहा जाता है। हाइड्रो हेलोजनेशन में H+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें H+ होता है। ये मैकेनिज्म नंबर 1 के अकॉर्डिंग रिएक्शन करती है जिसमें मैंने अभी बताया कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है और मेजर प्रोडक्ट ज्यादातर केस में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को लेते हैं आगे। जैसे ये एल्कीन है, एल्कीन पर HX का एडिशन किया तो H+ जुड़ जाएगा, X- जुड़ जाएगा, कहीं भी जोड़ दीजिए तो क्या बना, एल्काइल हैलाइड बना। क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो मैंने कहीं भी HX का एडिशन कर दिया। यहां ये जो HX है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है कि HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, HBr की रिएक्टिविटी कम, HCl की रिएक्टिविटी और कम और HF की रिएक्टिविटी सबसे कम। वास्तव में HF रिएक्शन भी नहीं करता है एल्कीन एल्काइन पर। ठीक है, जैसे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HCl का एडिशन किया, या इनमें से कोई भी HX का एडिशन किया तो H+ तो वहां आएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा है, या फिर यूं कहें क्योंकि ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन है तो H+ वहां आएगा जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो यहां H+ कॉर्नर पे जुड़े, Cl यहां आएगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये ही मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्शन कैसे हुई होगी कि H+ आएगा, फर्स्ट स्टेप RDS में इलेक्ट्रोफाइल मैकेनिज्म नंबर 1 को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोफाइल कॉर्नर पे आएगा तो मोर स्टेबल सेकेंडरी केटाइन बनेगा यहां। अगर H+ बीच में आता तो प्राइमरी केटाइन बनता, इसलिए इसमें H+ का एडिशन कॉर्नर पे हुआ, केटाइन यहां बना, उसके बाद में Cl- का एडिशन हुआ। RDS स्टेप फर्स्ट स्टेप होगा। ये सिंपल सी रिएक्शन हो गई HX की। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। अगर HX, एक मिनट, रीअरेंजमेंट भी होता है, वो एग्जाम्पल मुझे यहीं ले लेना चाहिए। इस रिएक्शन में अगर कुछ इस तरह का एल्कीन ले लिया जाए और रिएक्शन किया जाए HCl HBr से तो देखा गया कि मेजर प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा कि यहां H और Br का एडिशन ना हो के Br का एडिशन यहां होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसा इसलिए हुआ है कि फर्स्ट स्टेप में जब H+ का एडिशन हुआ था इस कॉर्नर पर तो ये सेकेंडरी केटाइन बना था जो कि प्राइमरी के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल था।
बट इस केस में रीअरेंजमेंट हो सकता है, इस जगह से टर्शरी कार्बन से एक हाइड्रोजन H माइनस के फॉर्म में, हाइड्राइड के फॉर्म में शिफ्ट होकर यहां आ जाए और टर्शरी कैटायन बन जाए, ऐसा पॉसिबल है। इस रीअरेंजमेंट के कारण मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट ये होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। एल्कीन एल्काइन पर जब HX का एडिशन किया गया तो वो तो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लेकिन अगर HBr का एडिशन पेरोक्साइड या सनलाइट की प्रेजेंस में किया जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। जैसे ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन लिया है, मैंने एल्कीन लिया है, इस पर अगर HCl का एडिशन किया, HI का एडिशन किया या HCl पेरोक्साइड का एडिशन किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HI पेरोक्साइड से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल HBr को पेरोक्साइड के साथ में लिया जाए या सनलाइट के साथ में लिया जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन होती है और उसका प्रोडक्ट भी एंटी मार्कोनिकॉफ ही होता है। जैसे इन सभी केसेस में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा HCl, ये हो गया, H कॉर्नर पर आयोडीन बीच में, H कॉर्नर पर Cl बीच में, H कॉर्नर पर आयोडीन बीच में। मैंने कहा ना पेरोक्साइड HCl और HI में पेरोक्साइड डालो या मत डालो, दोनों में ही मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेंगे। HBr भी डार्क कंडीशन में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही बनाता है। ये अभी इससे पहले वाले पेज पे अगर HBr लिया है तो वो डार्क कंडीशन में ही है, लेकिन HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो या HBr सनलाइट की प्रेजेंस में हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर होगा। इसमें H बीच में आएगा और Br कॉर्नर पर आएगा। यहां इन रिएक्शंस में ये वाली जो स्टार्टिंग की रिएक्शंस हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, AE रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिनमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, जिनमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है। बट ये लास्ट वाला जो केस है जिसमें HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लिया गया है, ये वास्तव में AFR रिएक्शन है। FR मींस है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, वास्तव में फ्री रेडिकल के फॉर्म में बनती है, रिएक्शन होती है। इंटरमीडिएट यहां कैटायन था, यहां फ्री रेडिकल कैटायन होता है और मेजर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है। रीअरेंजमेंट यहां नहीं होता, फ्री रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट नहीं होता, कैटायन में रीअरेंजमेंट होता है। एक्चुअली HBr ही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देता है, फ्री रेडिकल एडिशन देता है, क्योंकि HBr में ही रिएक्शन मैकेनिज्म का जो थर्मोडायनेमिक्स है वो फ्री रेडिकल पाथ को फॉलो कर पाता है इन कंडीशन में, अगर पेरोक्साइड और सनलाइट का यूज किया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। इससे एल्काइन का भी एक एग्जांपल लेना चाहिए था मुझे, बट उसमें कोई खास बात नहीं है। एल्काइन में अगर रिएक्शन कराओगे तो 2 बार HBr का एडिशन होगा, H कॉर्नर पर Br बीच में, H कॉर्नर पर Br बीच में। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराओगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, डार्क में रिएक्शन कराओगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, एडिशन ऑफ H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी मैकेनिज्म नंबर 1 के अकॉर्डिंग रिएक्शन करता है। आपको यह अंदाजा है सभी को कि सल्फ्यूरिक एसिड में इस तरह का आयोनाइजेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल H+ और न्यूक्लियोफाइल HSO4- होगा। अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्काइन पर रिएक्शन की गई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की तो सल्फ्यूरिक एसिड का H+ तो आएगा कॉर्नर पर और सल्फ्यूरिक एसिड का HSO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट इस तरीके से आके बॉन्ड बना लेगा। अगर आपने यहां वाटर डाल दिया होता, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एस्टर हो गया, अगर आपने वाटर डाल दिया होता तो यहां हाइड्रोलाइसिस होगा और हाइड्रोलाइसिस से अगर डाल दे तो हाइड्रोलाइसिस से ये अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड वापस निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन में अल्कोहल डाल दिया जाए, अगर ये वाला कंपाउंड है जिसमें इसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया है, R, ये ऑक्सीजन, ये S डबल बॉन्ड O और OH, इसमें वाटर डाल दिया गया होता तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस में ये बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, वाटर का H यहाँ आएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, वाटर का OH आएगा सल्फर पे, ये सल्फोनिक एसिड बन जाएगा।
और बन जाता है अल्कोहल प्लस सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एडिशन ऑफ वाटर, जिसे हाइड्रेशन भी कहा जाता है। एल्कीन और एल्काइन दोनों पर वाटर का एडिशन हो सकता है, बट वाटर का एडिशन यहाँ एसिडिक मीडियम में ही होता है, बेसिक मीडियम में या डायरेक्ट वाटर एडिशन नहीं कर सकता है। ये मैकेनिज्म नंबर 1 के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर आप डायरेक्टली वाटर का यूज करें एल्कीन या एल्काइन पर तो यहां रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। यहां ऑक्सीजन के लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। अगर आप बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन कराएं तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि बेसिक मीडियम भी अभी तक न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। एसिडिक मीडियम में अगर वाटर की रिएक्शन हो या डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ मिले तो आप H+ का एडिशन कॉर्नर पर और वाटर के OH का एडिशन यहां कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहां H+ यहां आ गया, वाटर का OH यहां आ गया। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट इसमें बनता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने आपको बता ही दिया कि ये मैकेनिज्म नंबर 1 से रिएक्शन करती है, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में H+ इलेक्ट्रोफाइल आकर कॉर्नर वाले कार्बन पर जुड़ेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में वाटर का मॉलिक्यूल आकर अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर यहां, और इस तरह से ऑक्सोनियम आयन बनना चाहिए। इसके बाद इस ऑक्सोनियम आयन से H+ निकल जाए, यहां से H+ निकल जाए तो ये अल्कोहल बनेगा। कहने का मतलब भी यहां मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट लेते हैं कि अगर किसी इस तरह का कोई एल्कीन हो तो कोई खास बात नहीं है, ये वाला अल्कोहल बनेगा। कैसे कि फर्स्ट स्टेप में H+ यहां आया कॉर्नर पर, मोर स्टेबल कैटायन बना टर्शरी, और नेक्स्ट स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल आया जिसमें से H+ निकल गया और इस तरह का टर्शरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बना। ये मेजर प्रोडक्ट है। अगर किसी एल्काइन पर भी रिएक्शन करना चाहें, ये रहा एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन, इस पर रिएक्शन करना चाहते हैं हम वाटर की, तो वाटर की रिएक्शन अगर एल्काइन पे करते हैं तो एल्काइन की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है। एल्कीन और एल्काइन में एल्काइन कम रिएक्टिव है, क्योंकि एल्काइन पर एल्काइन से जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होने के बाद इंटरमीडिएट बनता है वो कम स्टेबल बनता है। तो यहाँ H2SO4 और वाटर डालने पर भी रिएक्शन नहीं होती है, देखा गया एक्सपेरिमेंटली, इसमें इस तरह से रिएक्शन नहीं होती है। अगर आप मर्क्यूरिक सल्फेट डालते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में तो ये रिएक्शन कर लेता है, मर्क्यूरिक की प्रेजेंस में ही होगी, ऐसे केवल वाटर डालने से रिएक्शन नहीं होगी। तो मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में जब यहाँ रिएक्शन होगी तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, H+ कॉर्नर पे आएगा, OH बीच में आएगा, तो यहाँ OH आ गया बीच वाले कार्बन पर, ज्यादा स्टेबल, और ये बन गया। ये रिएक्शन भी मार्कोनिकॉफ एडिशन है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ OH बीच में लगा दिया। अब ये तो इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता है, तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा टॉटोमेरिज्म द्वारा कीटो फॉर्म में, जिसमें ये H यहाँ आना चाहिए और ये डबल बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये बनेगा मिथाइल C+O और CH3, एक कीटोन बन गया है यहाँ। ठीक है, तो ये एडिशन था वाटर का। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल, वही अकॉर्डिंग मैकेनिज्म नंबर 1, जैसे वाटर का एडिशन होता है H+ और OH आयन का, वैसे ये अल्कोहल का एडिशन हो जाएगा H+ एंड OR ग्रुप का। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, अल्कोहल डाल दिया तो H+ यहां आएगा और RO यहां आएगा। कहने का मतलब क्या बना, H यहां आ गया, OR ग्रुप यहां आ गया, इस तरह से ईथर फॉर्मेशन यहां हो सकता है। अगर कोई एल्काइन पर रिएक्शन किया जाए तो वापस मरकरी की जरूरत जरूर पड़ेगी आप लोगों को, और इसमें भी H+ यहां आएगा, OMe बीच में आएगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पर H नहीं मिथाइल है, तो यहां वापस मिथाइल अल्कोहल का एडिशन हो सकता है। आपने अगर ये मिथाइल अल्कोहल एक्सेस में डाला है तो अगेन एडिशन होगा, और मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ 2 OMe ग्रुप आकर जुड़ जाएंगे,
दो OMe ग्रुप, यहां भी OMe होगा, यहां भी OMe ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये अल्कोहल का एडिशन हो गया। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस का एडिशन जिसे हेलोजनेशन कहा जाता है, यह मैकेनिज्म नंबर 2 को फॉलो करता है, जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, जिसमें मेजर प्रोडक्ट तो मार्कोनिकॉफ ही होता है, लेकिन एंटी एडिशन रिएक्शन होती है जिसमें दो ग्रुप अपोजिट साइड से आकर जुड़ते हैं। जैसे यहां एल्कीन लिया, एल्कीन पर हेलोजन की रिएक्शन किया, CCl4 यहां सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो हेलोजन आकर यहां डबल बॉन्ड पे जुड़ जाएगा, एक हेलोजन इस कार्बन पे, एक हेलोजन इस कार्बन पे, तो यहां बन गया विसिनल डाइहेलाइड। ये दोनों हेलोजन वास्तव में अपोजिट प्लेन से आकर रिएक्शन करते हैं। इसमें अगर हेलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो हेलोजेंस में सबसे फास्ट रिएक्शन करता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, और यूजफुल क्लोरीन और ब्रोमीन ही थे। आज भी यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन ही ज्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, बहुत हीट रिलीज होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। आयोडीनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, इसलिए यहाँ आयोडीन का भी यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर लेता हूं, जैसे ये एग्जाम्पल लिया है अनसिमेट्रिकल एल्कीन का, तो यहां भी वही हेलोजन हेलोजन जुड़ जाना चाहिए, कोई खास बात नहीं है। CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड टूट गया, यहां ब्रोमीन होगा, एक ब्रोमीन यहां होगा। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें ब्रोमीन की रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना है, इसमें से ब्रोमीन प्लस इस एल्कीन पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। ब्रोमीन प्लस लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा कुछ इस तरीके से, ये Br+, और इसी सॉल्यूशन में Br- बाहर पड़ा है। नेक्स्ट स्टेप में Br- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और मैंने आपको बताया था ये बीच में अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हालांकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि बीच में ही रिएक्शन करता है, और ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, मार्कोनिकॉफ टाइप प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसे मार्कोनिकॉफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का रूल में H कोई प्लस होना चाहिए, कोई माइनस होना चाहिए, लेकिन वास्तव में देखने में तो ऐसा लगता है ब्रोमीन ब्रोमीन है, लेकिन वास्तव में ब्रोमीन का प्लस पार्ट कॉर्नर पे रहा, ब्रोमीन का माइनस पार्ट बीच में आया न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर एल्काइन पर ये रिएक्शन किया जाए 1 मोल लेकर, क्योंकि एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है तो 2 Br भी जुड़ सकते हैं, तो एक Br आया इस जगह तो दूसरा Br आएगा अपोजिट साइड, क्योंकि एविडेंस हो गया कि इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बना। ये ट्रांस एडिशन है, एंटी एडिशन है, ट्रांस प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर एक्सेस में ब्रोमीन डाल दिया जाता तो ब्रोमीन और जुड़ सकता था, इस कार्बन पर भी 2 ब्रोमीन आकर कंबाइन होते हैं, और दूसरे कार्बन पर भी 2 ब्रोमीन कंबाइन होते हैं, और इस तरह का प्रोडक्ट बनता। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ HOX, हाइपोहेलस एसिड का एडिशन। इसमें हाइपोहेलस में HOF का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि HOF तो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल एसिड है। यहां हाइपोहेलस एसिड की जगह हेलोजन प्लस वाटर भी दिया जाए तो सेम प्रोडक्ट बनते हैं। ये मैकेनिज्म नंबर 2 को फॉलो करता है। इसमें ये समझ लीजिए आप कि X तो प्लस के फॉर्म में जुड़ता है, X तो प्लस के फॉर्म में जुड़ता है, और OH माइनस के फॉर्म में जुड़ता है। जैसे ब्रोमीन 2 का एडिशन हुआ था वैसे ही, जैसे देखो मैंने HOBr की रिएक्शन किया तो X तो प्लस के फॉर्म में जोड़ देना, और OH माइनस मतलब माइनस के फॉर्म में ऐड करना है। तो और मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, तो मैंने कहा कॉर्नर पर तो आपको लगाना है इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, Br होगा, और माइनस कौन होगा, OH माइनस होगा। ये बना ब्रोमोहाइड्रीन, इसका नेम है ब्रोमोहाइड्रीन। ठीक है, ये रिएक्शन एल्काइन पर भी हो सकती है, मार्कोनिकॉफ टाइप का एडिशन ही ये रिएक्शन होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मींस मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स।
एल्कीन्स और एल्काइंस पर एडिशन रिएक्शन से पॉलीमर बनते हैं, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन इसमें हो सकता है। पॉलीमर का मतलब है एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर कहलाता है। एल्कीन एल्काइन से बहुत से पॉलीमर बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया है यहां पर, ईथीन है, ईथीन का पॉलीमराइजेशन किया गया, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है। तो ईथीन के पॉलीमराइजेशन से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए और पॉलीईथीन बन गया। ये पॉलीईथीन बन गया, ये आगे से आगे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते गए, ये बना पॉलीईथीन, जिसे पॉलीइथाइलिन भी कहा जाता है। पॉलीथीन जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं। ये भी दो तरह का होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन एंड लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन तो बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्रिएट किया जाता है। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन ये बनाया जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट से। ये पॉलीमर चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। अगर टॉल्यूइन की रिएक्शन, सॉरी ये टॉल्यूइन क्या, प्रोपीन की रिएक्शन जिसे प्रोपाइलिन भी कहा जाए, इसका पॉलीमराइजेशन किए तो पॉलीप्रोपाइलिन बनेगा। ऐसे बहुत से पॉलीमर इससे बन सकते हैं और डिफरेंट टाइप की इनकी प्रॉपर्टीज होती है, यूजेस होते हैं। ये हो गया पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ओजोनोलाइसिस दो तरह का होता है, एक तो होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में फर्स्ट स्टेप में ओजोन का यूज किया जाता है, सेकंड स्टेप में वाटर के साथ जिंक डाल देते हैं या डाइमिथाइल सल्फाइड का यूज किया जाता है। जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में फर्स्ट स्टेप में तो ओजोन ही डालते हैं, सेकंड स्टेप में H2O2 एंड H2O का दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। इनमें प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो भी समझ लीजिएगा। अगर किसी एल्कीन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की बात बता रहा हूं। अगर किसी एल्कीन या एल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया जाए, देखो यहां पर ध्यान से देखिए, जिंक यूज किया गया है, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है पूरी तरीके से और इस कार्बन के साथ भी C डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है और इस कार्बन के साथ भी C डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है। कहने का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, जैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। अगर एल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया तो यहां भी कार्बन कार्बन के दो बॉन्ड टूटते हैं, तीन नहीं टूटेंगे, दो बॉन्ड टूटेंगे और कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रह जाता है। इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड O बन जाता है, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O बन जाता है, डाईओन बना, एडजेसेंट डाईओन। ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स हैं। एक मिनट, अगर यहां ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस किया जाता, मैंने एग्जांपल लिखा नहीं है बट मैं बता देता हूं, अगर मैं यहां ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करता तो यहां इन दोनों में से जो भी कंपाउंड एल्डिहाइड है, इन दोनों कंपाउंड में से जो भी एल्डिहाइड है वो आगे और ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन यहां नहीं हो पाता। इसी तरह से एल्काइन में अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस किया जाता तो ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से डिसोशिएट होकर इस तरफ का पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता और राइट साइड वाला पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम में लिया जाए हाई टेम्परेचर पर, या पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमिक एसिड का यूज किया जाए, क्रोमिक एसिड का यूज किया जाए हाई टेम्परेचर पर, तो सेम वही प्रोडक्ट बनते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में बनते थे। तो मैंने यहां लिख दिया है एल्कीन या एल्काइन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जाए हाई टेम्परेचर पर, तो सेम वही प्रोडक्ट बनेंगे जो कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में बनते थे। मतलब मैंने बताया एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं और एल्काइन के बॉन्ड तोड़कर दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है इपॉक्सीडेशन। किसी एल्कीन का, ये एल्कीन का ही होता है, एल्काइन का नहीं होता, किसी एल्कीन की रिएक्शन पर ऑक्सी एसिड से करा दी जाए, देखो 3 ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सी एसिड से करा दी जाए। ये पर ऑक्सी एसिड कौन कौन से हो सकते हैं आप देख सकते हैं, उनके नेम भी मैंने लिखे हैं। तो परऑक्सी एसिड से रिएक्शन कराने पर ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां है वो ऑक्सीजन यहां आके कंबाइन हो जाएगा इस कार्बन से और पाई बॉन्ड टूट जाएगा
ये बन जाएगा इपॉक्साइड। इस प्रोसेस को इपॉक्सीडेशन कहा जाता है। ये एक ऑक्सीजन जाकर इस कार्बन कार्बन से जुड़ गया और ये जो पर ऑक्सी एसिड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। परऑक्सी एसिड इनमें से कोई भी लिया जा सकता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। जैसे ब्रोमिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, दोनों डबल बॉन्ड पर कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर ब्रोमिनेशन में 2 ब्रोमीन जुड़ जाते हैं। ऐसे ही हाइड्रोक्सिलेशन में डबल बॉन्ड पर अगर हाइड्रोक्सिलेशन किया जाए तो डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पर OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा, विसिनल डाइऑल बनेगा। अब कौन कौन से रिएजेंट हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, तो एक तो याद रखिएगा बेयर्स रिएजेंट, जो कि क्या होता है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है बेसिक मीडियम में, ये न्यूट्रल मीडियम में भी लिया जा सकता है। जबकि दूसरा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड H2O2 या फिर उसमें सोडियम बाइसल्फाइड का यूज किया जाता है। अगर एल्काइन का ओजोनल हाइड्रोक्सिलेशन करें तो उस केस में क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड टूटा OH आ गए और दूसरा पाई बॉन्ड टूटा 2 OH आ गए। तो एक कार्बन पर 2 OH तो स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां कीटोन बनेगा, यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां कीटोन बनेगा। तो 2H2O के मॉलिक्यूल निकलने के कारण ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एल्काइन का ये तो खुद देख लीजिएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये एडिपिक एसिड बन गया, ये है एडिपिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट आ गया, मतलब एल्कीन एल्काइन कंप्लीट कर दिया मैंने। नेक्स्ट लेते हैं बेंजीन। हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट पार्ट है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मेशन पहले पढ़ेंगे, बेंजीन के केमिकल रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट है केमिकल का, इनमें फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के फॉर्मेशन के कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं। जैसे फर्स्ट साइड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन मैंने पढ़ाया ही था कि सोडा लाइम के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो यहां बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का सोडा लाइम से रिएक्शन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो COOH गायब कर दो और इसकी जगह H रह जाएगा, बेंजीन रह जाएगा। जैसे ये कोई टॉलोइक एसिड है, ऑर्थो या मेटा या पैरा, कोई सा भी टॉलोइक एसिड हो, इसमें भी अगर सोडा लाइम डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हट जाएगा और टॉलुइन बच जाएगा। इस तरीके से भी बेंजीन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाई जा सकती है। फिनॉल में अगर जिंक डस्ट डाल के हीट किया जाए तो ये जिंक फिनॉल का रिडक्शन करता है और इस ऑक्सीजन को निकाल ले जाता है, जिंक ऑक्साइड बनता है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डीसल्फोनेशन कर दिया जाए। यह है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें डाइल्यूट एसिड डाल के हीट किया जाए तो यहां से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलेगा, H2O का H तो इस बेंजीन पर जुड़ जाएगा, H2O का OH इस सल्फर के साथ कंबाइन होगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को डीसल्फोनेशन कहा जाता है, जो कि सल्फोनेशन रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है फोर्थ मेथड है बाय गिग्नार रिएजेंट। ये हर जगह आता है गिग्नार रिएजेंट। अगर आपने गिग्नार रिएजेंट में फिनाइल ले लिया है, PHMgBr लिया, उसकी रिएक्शन किसी भी एसिडिक एच से कर दोगे, जो कि मैंने आपको बताए थे पहले भी, वापस नहीं लिखूंगा इनके बारे में, बोलूंगा नहीं। तो किसी भी एसिडिक एच से करोगे तो ये H+ आकर इस माइनस से कंबाइन होगा और PH जब H से कंबाइन होता है तो वो कहलाता है बेंजीन, और साइड में मैग्नीशियम और Br और ये जो Z ग्रुप है, इनमें से कोई भी हो सकता है, ये साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो गिग्नार रिएजेंट से भी बेंजीन बनता है। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन चलते हैं बाय एरोमेटाइजेशन ऑफ एनहेक्सेन। ये मैं एल्केन में भी पढ़ा चुका हूं कि एनहेक्सेन की रिएक्शन एल्यूमिना की प्रेजेंस में और मेटल के बहुत सारे ऑक्साइड बताए थे, वेनेडियम का और मोलिब्डेनम वगैरह, क्रोमियम के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो यहां डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है और बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन होता है।
रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन किया जाए निकल एल्युमिनियम अलॉय की प्रेजेंस में NaOH के साथ हीट करें तो भी इसका रिडक्शन होगा और बेंजीन बन जाता है। ये बेंजीन फॉर्मेशन की एक रिएक्शन है, इसका यूज कम होता है फिर भी रिएक्शन पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट 7th रिएक्शन है बाय ट्राइसाइक्लाइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मतलब एल्काइन, एल्काइन का आप को हीट करें, रेड हॉट आयरन ट्यूब से इसे पास करें तो एल्काइन के 3 मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से कंबाइन होते हैं कि यहां डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूटा, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, सेम प्रोसेस तीनों तरफ। और क्या प्रोडक्ट बना फाइनली कि इन दोनों के बीच में तो रह गया डबल बॉन्ड, यहां एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड रह गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड रह गया, फिर सिंगल बॉन्ड, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में। अगर आपने 2 एसिटाइलिन लिए, जैसे यहां तो 3 एसिटाइल के मॉलिक्यूल थे, यहां 2 एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल लिया और एक प्रोपाइन का मॉलिक्यूल लिया तो कोई बात नहीं, यहां मिथाइल एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये लीजिए बेंजीन के साइड में कहीं पर मिथाइलिन लगा हुआ मिलेगा तो ये बन गया टोलुइन। ठीक है, अगर आपने केवल प्रोपाइन ही लिया, 3 मॉलिक्यूल प्रोपाइन लिया तो उसमें 3 मिथाइल एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो इसमें मेसिटाइलिन बनता है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को मेसिटाइलिन कहा जाता है। इसमें तीनों मिथाइल अब बिल्कुल ऑल्टरनेट फॉर्म में है और ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है अदर ट्राई मिथाइल बेंजीन्स के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से किस तरीके से बेंजीन बनाई जा सकती है। तो उसके 2 मेथड्स हैं, एक तो इथाइल अल्कोहल के साथ हीट कर दें या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ में हीट कर दें। तो जब इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ में करते हैं तो यहां बेंजीन फॉर्मेशन होता है प्लस साथ में एसिटाल्डिहाइड बनता है, N2 गैस बाहर निकलती है और साथ में HCl भी बनता है। इसमें ये दोनों ही याद रखना जरूरी है कि बेंजीन के साथ में एसिटाल्डिहाइड भी बनता है। अगर आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन बनता है प्लस H3PO3 बनता है, फॉस्फोरस एसिड बनता है। यहां ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसको भी हम लोग अलग से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में पढ़ने वाले हैं। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है वो मैंने यहां लिख दिया। अगर एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से की जाए या KNO2 प्लस HCl से की जाए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। ये रहा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से बेंजीन बनाई जा सकती है। अब बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। बेंजीन पर भी एरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और एल्कीन एल्काइन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बेंजीन पर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एल्कीन एल्काइन पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एल्कीन एल्काइन पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इन पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। एल्कीन एल्काइन तो एडिशन रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बट ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इसमें बीच के डबल बॉन्ड तोड़ दिए गए तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन ना शो करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ARSE या SEAR भी कहा जा सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड पर अगर इलेक्ट्रोफाइल आए तो H+ को रिप्लेस करके कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया और H+ को बाहर निकाल दिया गया। ये रिएक्शन है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कई तरह के हो सकते हैं। अगर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो नाइट्रोनियम तो नाइट्रेशन होता है, यहां नाइट्रोबेंजीन बनेगी। अगर यहां हेलोनियम आयन लिया गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, हेलोजनेशन रिएक्शन होगा, यहां हेलोजन आ जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर यूज किया जाए तो सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। अगर R+ कोई कार्बन प्लस एल्काइल कैटायन यूज किया जाए तो फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगी। अगर कोई एसाइलिनियम आयन यूज किया जाए तो ये कार्बन प्लस आएगा, H+ को हटाएगा और फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी। इनका मैकेनिज्म देख लीजिए एक बार शॉर्ट में। ARSE का मैकेनिज्म क्या है कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आकर यहां जुड़ेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा कि इलेक्ट्रोफाइल तो आके जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां बना। अब पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जाती है। अब आपको ये स्ट्रक्चर्स तो आती ही होंगी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनेगी।
ठीक है, ये एरिनियम आयन कहलाता है और काफी स्टेबल भी होता है, लेकिन बहुत स्टेबल नहीं है, एरोमेटिक रिंग से तो ज्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि ये अब नॉन एरोमेटिक है। फाइनली क्या होगा कि यहां से जो एरिनियम आयन था वो अपना H+ रिलीज कर देगा, H+ त्याग देगा। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहां है मान लेते हैं, तो यहां से H+ निकलेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और इलेक्ट्रोफाइल रह जाएगा। इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल ने H+ को रिप्लेस कर दिया। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ज्यादातर केस में फर्स्ट स्टेप RDS होता है, मैक्सिमम केसेस में हमेशा RDS हो ये कोई जरूरी नहीं है। RDS का मतलब वो स्टेप जो कि स्लो स्टेप होता है। अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है तो सबसे स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, जिस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करूं तो एरोमेटिक रिंग पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो एरिनियम आयन बनता है। अभी बताया था मैंने, रीअरेंजमेंट होता है, इसमें रेजोनेंस होता है। ये एरिनियम आयन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी एरोमेटिक रिंग पे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से आके अटैक करेगा। तो एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। एरिनियम आयन क्योंकि कैटायन है और कैटायन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक +M, हाइपर कॉन्जुगेशन +I ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स हैं, कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। जबकि रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिएक्टिविटी को बढ़ाने वाले ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहा जाता है और बेंजीन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कम करने वाले ग्रुप्स को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में रिएक्टिविटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट, अब ये मैंने बता ही दिया, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस की भी बात की जाती है, डायरेक्टिंग इफेक्ट की भी बात की जाती है। अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप पहले से मौजूद है और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन की गई तो वो H को रिप्लेस करेगा या तो ऑर्थो से या मेटा से या फिर पैरा पोजीशन से। ये किस पोजीशन से H+ को रिप्लेस करे, H को निकाल दे, तो ये ग्रुप जो पहले से मौजूद है एरोमेटिक रिंग पे वो डिसाइड करता है। इसकी रिएक्टिविटी भी ये ग्रुप डिसाइड करता है और किस पोजीशन पर रिएक्शन करनी चाहिए इलेक्ट्रोफाइल को वो भी ये ग्रुप डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है उसको भी देखते हैं। वही पॉइंट जो मैंने बोले वो यहां लिखे हुए हैं। अगर कोई भी ऐसा ग्रुप है, एक मिनट में नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा फिर वापस इस पे आऊंगा। जैसे मान लीजिए ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक मिनट, OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है क्योंकि ये एक +M ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एरोमेटिक रिंग को और रेजोनेंस के कारण इसकी ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रोफाइल आया जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी, तो ये इन पोजीशन पर रिएक्शन कर सकता है, मेटा पोजीशन पर रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहा जाएगा। तो जितने भी +M वाले ग्रुप है, जितना भी हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ग्रुप है, यहां तक कि +I वाले ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं क्योंकि वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाते हैं। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये -M ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। इस कारण से इस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करने से डरता है क्योंकि यहां पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो मजबूरन वो मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करता है क्योंकि वहां थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। इसलिए ये जो -M ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। इसको मैंने नेक्स्ट पेज पर एक लिस्ट भी बना के दिया है। ये कुछ मैंने स्टार्टिंग में देखो, ये सभी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हैं, +M ग्रुप हैं, तो ये सभी के सभी +M ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग भी है, रिएक्शन की रेट को भी बढ़ाते हैं। ये लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। समझना तो खैर क्या है, सब में कोई ना कोई +M या हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप्स हैं। ऐसे ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन खींचना ही जानते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचते हैं, तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जैसे नाइट्रो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, CH3 वगैरह सभी के सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं।
एक अलग से एक ग्रुप और है जो कि ऐसा ग्रुप है जो है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लेकिन डीएक्टिवेटिंग भी है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें हेलोजन्स आते हैं, इसको अलग से याद रखना पड़ेगा। हेलोजन पे लोन पेयर होने के कारण ये प्लस एम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स बनाए जा सकते हैं और कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए। अगर नाइट्रेशन करना हो तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो NO2+ बनता है। रिएक्शन मैंने लिखा है, रिएजेंट याद करना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। अगर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड डाल दिया जाए तो उसमें भी NO2+ बनता है, नाइट्रोनियम आयन बनता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। एरोमेटिक रिंग पे जाएगा, H को निकालेगा और नाइट्रोबेंजीन बना देगा। N2O5 भी नाइट्रेशन कर सकता है क्योंकि इसमें भी NO2+ बन सकता है। तो नाइट्रेशन के लिए तो इनका किसी का भी यूज किया जा सकता है, बट ये जो फर्स्ट है इसका यूज ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। अगर आपको सल्फोनेशन करवाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करें। इसमें इलेक्ट्रोफाइल वास्तव में सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल होता है जो कि सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड उसमें बनती है। इसी तरह से अगर ओलियम का यूज करें तो ओलियम में भी सल्फर ट्राइऑक्साइड मौजूद होती है जो कि सल्फोनेशन के लिए मददगार होती है। अगर आप हेलोजनेशन करना चाहें तो हेलोजनेशन में हमें हेलोनियम आयन बनाना होता है। तो हेलोनियम आयन किस किस से बन सकता है? हेलोजन की रिएक्शन लुईस एसिड के साथ में कर दो, इनमें से कोई सा भी लुईस एसिड यूज करते हैं, सबसे ज्यादा AlCl3 का यूज करते हैं। लुईस एसिड क्या करता है? एनायंस को पकड़ लेता है। तो यहां से Cl, ये जो X माइनस है उसको तो ये लुईस एसिड पकड़ लेगा और यहां X+ बनेगा जो कि मैंने यहां बनाया है। यहां देखिए X+, एक मिनट, इस रिएक्शन में मैंने X माइनस तो AlCl3 के साथ कंबाइन कर दिया और यहां से X+ बना। ये X+ ही इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। नेक्स्ट है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी दो तरह की होती है, एक एल्काइलेशन एक एसाइलेशन। फर्स्ट है एल्काइलेशन की बात करें। एल्काइलेशन में एक एल्काइल कैटायन बनता है और एल्काइल कैटायन बनाने के ये 3 तरीके हैं। एल्काइल हैलाइड में लुईस एसिड डाल दिया जाए तो हेलोजन माइनस तो इस लुईस एसिड के साथ निकलेगा और R+ बन जाएगा। याद रखिएगा R+ इनमें से ये नहीं होने चाहिए। डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता तो बन नहीं पाएगा। ये भी डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बन पाएगा, अनस्टेबल होता है एस करेक्टर ज्यादा होने के कारण। ब्रिज हेड पर भी पॉजिटिव चार्ज बनना असंभव है और यहां अगर पॉजिटिव चार्ज बना Cl निकलने से तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, इसका मतलब यहां भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। तो जहां जहां पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे स्टेबल नहीं है वहां वहां उन कंपाउंड्स को इस रिएक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। अगर आप अल्कोहल में एसिड डाल दें तो H+ और OH- निकलने से भी R+ बन सकता है। मैं यहां इलेक्ट्रोफाइल कैसे कैसे बना के यूज किए जा सकते हैं उन रिएजेंट्स का डिस्कशन कर रहा हूं। अगर एल्कीन में भी H+ डाल दिया जाए, एसिड डाल दिया जाए, तो आप जानते हैं H+ कॉर्नर पे आएगा तो बीच में कैटायन बनेगा, ज्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा। और इन सभी कार्बोकैटायंस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, जैसा रीअरेंजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइलिनियम आयन बनाना है जिससे कि करस्पॉन्डिंग कीटोन बनेगा एरोमेटिक रिंग पर रिएक्शन करने से। ये एसाइलिनियम आयन एक तो एसिड हैलाइड से बन सकता है, एसिड हैलाइड से ये Cl- एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बोकैटायन बना लेगा। ऐसे ही एनहाइड्राइड में ये कार्बोक्सिलेट आयन इसका एनायन को एब्जॉर्ब कर लेगा, पकड़ लेगा, जैसे यहां बना दिया, और ये कार्बोकैटायन बना, इसमें एसाइलिनियम आयन बना जो एरोमेटिक रिंग पे रिएक्शन कर सकता है। तो मैंने ये सारे रिएजेंट्स आपको बता दिए। अब बेंजीन के रिएक्शन किन किन के साथ होती है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। बेंजीन का डिफरेंट रिएक्शन से अलग अलग जगह पड़ी हुई भी है। बेंजीन का हाइड्रोजनेशन हाई टेम्परेचर पर ही होता है। 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके ये साइक्लोहेक्सेन बनाएगा। बेंजीन का ओजोनोलाइसिस भी हो सकता है, डबल बॉन्ड है इसमें, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है, लो टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। जिंक की प्रेजेंस में इसमें रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, 3 बॉन्ड टूटेंगे और 3 बॉन्ड टूटने से, एक मिनट,
यहां भी C डबल बॉन्ड O बनेगा, यहां भी C डबल बॉन्ड O बनेगा। कहने का मतलब एक कार्बन है, वहां भी C डबल बॉन्ड O बना, फिर दूसरे कार्बन पर भी C डबल बॉन्ड O, ऐसे तीन टुकड़े इसके हो जाएंगे और इसे कहा जाता है ग्लाइऑक्सेल। ग्लाइऑक्सेल के 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर आपने H2O2 के प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस किया तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में एल्डिहाइड की जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो इन एल्डिहाइड्स की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिस एसिड का नेम है ऑक्सैलिक एसिड। इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो नाइट्रेशन होगा। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि 60 डिग्री सेल्सियस पे तो मोनोनाइट्रेशन होता है, ये बना नाइट्रोबेंजीन। लेकिन अगर ये ही रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे की जाए तो डाई नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा। एक नाइट्रो ग्रुप यहां आ गया, अब उसके बाद में दूसरा नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अगला जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा NO2+ वो इसकी मेटा पोजीशन पे आएगा। डाई नाइट्रोबेंजीन इस तरीके से बन सकता है। अगर ये रिएक्शन 100 की जगह 150 डिग्री सेल्सियस पे की जाती, जैसे ये 150 डिग्री सेल्सियस पे की गई है, तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करने पर ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ये सिमेट्रिकल ट्राई नाइट्रोबेंजीन है, पिक्रिक एसिड नहीं है, ये केवल ट्राई नाइट्रोबेंजीन है। ये नाइट्रेशन की बात हुई। सल्फोनेशन रिएक्शन की जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में की जाती है, तो सल्फोनेशन हो जाएगा, बस ये तो खास बात नहीं है। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अगर क्लोरीन की रिएक्शन AlCl3 के साथ किया जाए तो क्लोरीनेशन होगा। ब्रोमिनेशन मैंने बताया था अभी, तो यहां से XCl+ बनेगा और Cl- ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो Cl+ बनेगा वो बेंजीन के H को रिप्लेस करके ये क्लोरोबेंजीन बनाएगा, और जो Cl- बना था वो बेंजीन के H+ के साथ हमें जुड़ जाएगा और HCl बनेगा। अगर आप ब्रोमीन और आयरन भी लेते हैं या ब्रोमीन FeCl3 भी लेते हैं, एक ही बात है, ये भी ब्रोमिनेशन के लिए ब्रोमीन प्लस बनाता है और रिएक्शन करवा देता है, ब्रोमोबेंजीन इसमें बन जाता है। अगर आप क्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आपने क्लोरीन लुईस एसिड के साथ नहीं लिया, ये लुईस एसिड था, ये लुईस एसिड था, तो लुईस एसिड के साथ नहीं लिया, बहुत ज्यादा हीट कर दिया, उस केस में बेंजीन पे एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। बेंजीन जो जनरली एडिशन रिएक्शन अवॉइड करता है, लेकिन इतना हीट करते हैं तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी कर लेता है और तीनों पाई बॉन्ड टूट के 6 क्लोरीन इस पर आकर जुड़ जाते हैं, एडिशन होता है। तो ये बन गया C6H6Cl6। इसे 666 भी कहा जाता है, 666 कहा जाता है, इसे लिंडेन भी कहा जाता है, इसे गैमेक्सिन भी कहा जाता है, और इसे बेंजीन BHC भी कहा जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। ये पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, जो कि कीट पतंगों को, मच्छर वच्छरों को मारने में यूज इसका करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर 11। अगर बेंजीन का फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन किया जाए, तो मैंने बताया था RCl की रिएक्शन करा दो AlCl3 के प्रेजेंस में, तो Cl- को तो ये AlCl3 निकाल ले जाएगा, मिथाइल प्लस बनेगा, मिथाइल प्लस इलेक्ट्रोफाइल आकर बेंजीन पर जुड़ जाएगा, टोलुइन बनेगा, और जो Cl- निकला था उसने जिस H+ को निकाला गया है यहां से, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, HCl बनाएगा। यहां रिएक्शन कराओगे तो वही रिएक्शन है, यहां से Cl- निकलेगा और ये आइसोप्रोपाइल कैटायन बनेगा जो बेंजीन से जुड़ेगा, इसे क्यूमीन कहा जाता है। ये है क्यूमीन है। अगर आप यहां रिएक्शन कराओगे तो यहां से Cl निकलेगा और इस तरह का कैटायन बनना चाहिए, लेकिन ये कैटायन प्राइमरी है, इस कैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, आइसोप्रोपाइल कैटायन ये बन गया, और ये आइसोप्रोपाइल कैटायन बेंजीन पे जाके जुड़ेगा, तो वही क्यूमीन मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए। इस कंपाउंड में भी अगर Cl निकला यहां से, जो कि AlCl3 के साथ चला गया, तो कैटायन कहां बनेगा, इस जगह कॉर्नर पर कैटायन बना, मतलब प्राइमरी कैटायन बना। इसमें भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इस जगह से H उठकर यहां आ जाए तो टर्शरी कैटायन बने, और रीअरेंजमेंट से टर्शरी कैटायन ज्यादा स्टेबल बना, तो ये टर्शरी एल्काइल ग्रुप यहां कंबाइन होगा। ये भी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का ही एक तरीका है। सेम रिएक्शन होगी, इसमें भी वही कंपाउंड बनेगा, क्योंकि अल्कोहल में भी एसिड डालते हैं तो H+ और OH आयन H2O के फॉर्म में निकलता है, तो यही कैटायन बनेगा जो कि टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट ये बनाएगा। तो इस पेज पर मैंने जितने भी रिएक्शन लिए हैं ये सभी के सभी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16th रिएक्शन पर।
ये एक और फ्रिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का एग्जांपल है। एल्कीन पर भी H+ डालते हैं तो H+ कॉर्नर पे आके जुड़ेगा, टर्शरी केटायन बनेगा, सेकेंडरी केटायन बनेगा, और ये आइसोप्रोपाइल केटायन यहां बेंजीन के H को निकालेगा, क्यूमीन, अगेन क्यूमीन बना। यहां फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, Cl - AlCl3 के साथ निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह के H को रिप्लेस कर देगा, तो बेंजीन का कोई एक H रिप्लेस होगा और यहां C डबल बॉन्ड O और ये CH3 वाला पार्ट, इस तरह से एसीटोफिनोन बना, एक एसीटोन बना, एक कीटोन बना, और HCl तो बाहर निकलना ही चाहिए। नेक्स्ट एनहाइड्राइड में भी फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन होती है, ये वाला एनायन बाहर निकलता है इसके साथ में और ये केटायन जाकर यही रिएक्शन करेगा, लेकिन जो एनायन बना था ये एनायन वो भी H+ के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया था डबल बॉन्ड पे केटायन बन नहीं सकता, तो यहां Cl- निकलेगा नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहां भी डबल बॉन्ड पे हेलोजन है तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बन सकता, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये बेंजीन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने यहाँ लिखवा दिए, सारी रिएक्शंस कवर करने की मैंने यहाँ कोशिश की है। बेंजीन पे भी कुछ और रिएक्शंस होती है जो अलग से एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ लेंगे, वो वहाँ समझना आसान रहेगी। हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, प्रैक्टिस से क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है। अब हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, एक साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है जिसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से किया गया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो कंपाउंड X बना जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड गिगनार रिएजेंट होगा, और उसकी रिएक्शन फिर की गई अमाइड से। इसे मैं यहीं लिख देता हूं कि रिएक्शन की गई है इस RX की रिएक्शन मैग्नीशियम से, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा, ये रहा RMgBr, और फिर इसकी रिएक्शन की गई है एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, क्योंकि नाइट्रोजन का H गिगनार रिएजेंट के लिए एसिडिक होता है, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्योंकि गिगनार रिएजेंट का कार्बन माइनस एक अच्छा बेस है और नाइट्रोजन का H एसिडिक होता है इसके लिए, तो ये हो गई एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन में साइक्लोहेक्साइल ने इस R से कंबाइन हो गया, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि X कौन है, तो ये कंपाउंड X हो गया, ये कंपाउंड Y हो गया। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाना चाहिए फिर C आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है E3 ब्रोमो 3 हेक्सीन when treated with ethoxide, methoxide in ethyl alcohol gives। ठीक है, देखो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एल्कोक्साइड हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन की गई है, हालांकि इसने लिखा नहीं है कि हीट किया है, लेकिन ऑप्शन से ऐसा ही दिखाई दे रहा है, एल्काइन डाइईन बना रहा है, डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन करवा रहा है। तो बनाते हैं पहले तो इसका स्ट्रक्चर, CH3 CH2 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और 3 पोजीशन पर ही ब्रोमो है, 1 2 3 पोजीशन पर ही ब्रोमो है, और इसने E वाला फॉर्म बनाया है। E मतलब हो गया एंटाजन, अपोजिट साइड में है सीनियर ग्रुप, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, और इसके लिए हेक्सीन है ना, तो 3 कार्बन, 2 कार्बन और चाहिए, तो जरूर इस तरफ ही 2 कार्बन होंगे, तो ये हो गया CH2 CH3 और यहाँ H। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला हेक्सीन हो गया, 3 पोजीशन पर इसमें ब्रोमीन अटैच्ड है। ये मैंने E वाली फॉर्म बनाई है इसकी, E कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड है, यहाँ 1 ये 2 ये 1 ये 2 CIP रूल के अकॉर्डिंग E कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड है। अब इसकी रिएक्शन इथॉक्साइड से की गई या मीथॉक्साइड से की गई। वैसे तो ये हीट करना पड़ता है इसमें, पर लिखा हुआ नहीं है, हीट किया होगा जरूर, तभी एल्काइन या डाइईन बनेगा। तो अब यहाँ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। E2 एलिमिनेशन एक एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें ब्रोमीन और H बाहर निकलेगा, डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा और एंटी साइड से ग्रुप बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे तो Br और इस जगह का H तो सेम साइड ही लगे हुए हैं, तो ये तो बाहर निकलेंगे नहीं, तो यहाँ से H और Br बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड, और बनेगा फिर H CH2 CH3, तो ये डाइईन बनेगा। कंपाउंड का इसका नेम हो गया 2 और 3 पोजीशन पर डाइईन बना हुआ है, तो कंपाउंड आंसर हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
which alkene on heating with alkaline KMnO4 solution gives acetone and a gas which turn lime water milky। तो जो लाइम वाटर मिल्की कर रही है वो CO2 गैस ही होगी। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ ए ऑप्शन है जिसमें 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये हो गया 2 ब्यूटीन जिसकी 2 पोजीशन पर मिथाइल है। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 के साथ तो यहाँ तो CO2 गैस बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि CO2 गैस ऑक्सीडेशन करने पर उन्हीं एल्कीन और एल्काइन में से बाहर निकलती है जो टर्मिनल एल्कीन एल्काइन होते हैं। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इससे एसीटोन बनेगा और इससे एसिटिक एसिड बनेगा। यहाँ पे तो CO2 चाहिए, तो ये आंसर तो होगा नहीं। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन मतलब आइसोब्यूटीन, ये आइसोब्यूटीन ही तो है। आइसोब्यूटीन सॉरी ये है, ये आइसोब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटीन है, ये बैठ जाएगा। अगर इससे ऑक्सीडेशन करोगे तो ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होगा और यहाँ एसीटोन बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगी। CO2 गैस मिल्की वाइट में कन्वर्ट कर देती है लाइम वाटर को, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। सी ऑप्शन भी देखिए, सी ऑप्शन में 1 ब्यूटीन कहा गया है, तो 1 ब्यूटीन ये रहा। अगर इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा ये वाला एसिड प्लस CO2, बट CO2 गैस तो बन रही है बट एसीटोन नहीं बन रहा, तो एसीटोन यहां तो बन रहा था। ठीक है, आंसर सी होगा, बी होगा, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 2 ब्यूटाइन में भी ये टर्मिनल ब्यूटाइन नहीं है, इसलिए इसमें भी CO2 गैस रिलीज नहीं होगी। आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सेम प्रोडक्ट with HBr in presence of or absence of peroxide। ठीक है, peroxide की एब्सेंस में तो नॉर्मल मार्कोनिकॉफ टाइप का एडिशन होता है, कैटायन बन के रिएक्शन होती है, और peroxide की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप एडिशन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइन पर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का कोई मतलब ही नहीं होता है, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है। जैसे ए ऑप्शन है साइक्लोहेक्सीन है, अब इसमें मार्कोनिकॉफ और बिना मार्कोनिकॉफ कोई मतलब ही नहीं है। आप HBr की रिएक्शन करा दो और HBr की रिएक्शन करा दो, एक तो डार्क केस वाले में रिएक्शन करा दो या फिर पर ऑक्साइड में रिएक्शन करा दो, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होगा। इसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है। आंसर ये हो गया, ए हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन देख लो एक बार, सारे ऑप्शन तो वैसे करने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन में तो भैया अनसिमेट्रिकल आ गया। परऑक्साइड की एब्सेंस में रिएक्शन करोगे, नॉर्मल रिएक्शन करोगे तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और परऑक्साइड की एब्सेंस में रिएक्शन करोगे, सॉरी परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, यहां भी आ जाएगा। कुल मिला के कॉन्सेप्ट इतना सही है कि सिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन पर तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में और एब्सेंस में सेम प्रोडक्ट बनेंगे। मैं चाहता हूं कि सी ऑप्शन भी करके दिखाई देता हूं। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन ये रहा, इसकी 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है। इसमें भी HBr की रिएक्शन करा दी जाए, दोनों ही केसेस में सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये तो सी आंसर भी इसका होना चाहिए फिर तो, मिथाइल एंड Br मिथाइल, और सेम प्रोडक्ट इसमें भी बनेंगे। तो कंपाउंड का 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ये हो गया, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन ये भी हो गया 1, ये तो आंसर तो फिर सी भी होना चाहिए, ए सी आंसर होगा इसका। तो मोर देन 1 करेक्ट है यहाँ पर। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1 ब्यूटीन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल से मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट अलग बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट अलग बनेगा। आंसर हो जाएगा इसका ए सी, ए एंड सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। अब हमें ये तो पता ही है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अगर आइसोमर्स की मैं बात करूं, होमोलोगस सीरीज की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर आइसोमर्स की बात करें हम लोग, तो ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होती है, ये फॉर आइसोमर्स।
आइसोमर्स के लिए ही ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है एन ब्यूटेन, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, और थर्ड ऑप्शन है एन पेंटेन, एंड फोर्थ ऑप्शन है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये है, तो इसमें 5, इसमें 3 ही का, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो सबसे कम तो किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा फर्स्ट वाले का, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, और इसमें सबसे बॉइलिंग पॉइंट होगा इस एन पेंटेन का, क्योंकि अनब्रांच्ड है, ब्रांचिंग पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो ब्रांचिंग पे बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। सबसे बॉइलिंग पॉइंट इन पेंटेन्स में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा थर्ड का, फिर आएगा सेकंड का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इन पेंटेन आइसोमर्स में से फोर्थ का होगा। तो 3241 3241 3241 आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl। जिंक और डाइल्यूट HCl जो कि एसिड, याद करो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जिंक और एसिड के प्रेजेंस में करते हैं तो एल्केन बनते हैं। तो सिंपल सा रिएक्शन है, RI का रिडक्शन आसान होता है, फिर RBr का रिडक्शन होता है, फिर RCl का रिडक्शन होता है, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होता है। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए यहां पर सबसे ज्यादा होगा RI, फिर RBr, RCl, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Arrange the following alkyl halide in decreasing order of their rate of beta elimination reaction with alcoholic KOH। alcoholic KOH से E2 रिएक्शन होती है, E2 एलिमिनेशन, और यहां जो ऑप्शंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग आप देखिए किससे अच्छी एल्कीन बनेगी। अगर ए ऑप्शन का एलिमिनेशन किया जाए इस ए ऑप्शन में तो एल्कीन बनेगी, प्रोडक्ट ये बनेगी ये वाला एल्कोहलिक KOH से। बी ऑप्शन में अगर रिएक्शन किया जाए तो ये वाला एल्कीन बनेगा, और सी ऑप्शन का एलिमिनेशन किया जाए तो प्रोपीन बनेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रही है फर्स्ट में, और उसके बाद में होगी तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा थर्ड का, और फिर होगा सेकंड का, क्योंकि E2 रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट एक तरह से एल्कीन कनेक्शन रखती है, और जो एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन प्रोडक्ट की उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट, उतने ही फास्ट रिएक्शन होगी उल्टी रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर होना चाहिए फर्स्ट 3 2, फर्स्ट 3 2, फर्स्ट 3 ऑर्डर, ये आंसर आना चाहिए इसका डी। चलो नेक्स्ट पेज पर, चलो लिखा हुआ है विच सोडियम सॉल्ट विल बी हीटेड विद सोडा लाइम इज ऑब्टेन्ड प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। प्रोपेन रिएक्शन तो बताइए, ये सोडियम सॉल्ट है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कर दिया इसका, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, डी कार्बोक्सिलेशन, और इस रिएक्शन में एक कार्बन कम हो जाएगा और RH बनना चाहिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये कौन है, प्रोपेन है, तो ये R ग्रुप में 3 कार्बन होने चाहिए, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 COO माइनस, इसका कोई सॉल्ट होना चाहिए, मतलब 4 कार्बन वाला सॉल्ट होना चाहिए, तो आंसर हो जाना चाहिए इसमें, एक तो हो गया ये बी। अब इसमें सी भी बोला है तो देखते हैं कि CH3 CH2, ये भी देखना एक बार सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन तो दिखाई दे ही रहा है, सी ऑप्शन देखो आप, CH3, फिर कार्बन पर है CH3, और यहां है COO माइनस। ठीक है, अगर इसका भी आप डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो यहां भी पेंटेन बनेगा, और यहां भी सॉरी प्रोपेन बनेगा, यहां भी प्रोपेन बनेगा, तो आंसर तो फिर होना चाहिए डी ऑप्शन, आंसर इसका भी डी है। चले आगे, चले
प्रोपेन रिएक्ट विथ क्लोरीन एट 500 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? सिंपल सी रिएक्शन है। अगर प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन से कर दी जाए हाई टेम्परेचर पर, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट है। यहां ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि सेकेंडरी रेडिकल कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी रेडिकल से। तो अच्छा, प्रोपीन बोला गया है, कोई बात नहीं, प्रोपीन में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोपीन बोला गया है, तो प्रोपीन में क्लोरीनेशन किया 500 डिग्री सेल्सियस पे, वही होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एलाइलिक पोजीशन, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन का रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर हो गया 1 2 3 3 क्लोरोप्रोपीन, 3 क्लोरोप्रोप 1 इन। प्रोपीन एंड में 1 नहीं लिखा जाता, बट ठीक है, तरीका जैसा भी समझ लिया। तो 3 क्लोरोप्रोप इन, 1 इन कर दिया, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़े। When one alkyne, ठीक है, वन एल्काइन, कोई भी वन एल्काइन का मतलब है कॉर्नर वाली एल्काइन, कोई भी कॉर्नर वाली एल्काइन को वन एल्काइन कहा जा सकता है। वन एल्काइन की रिएक्शन सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया से कर दिया गया, ठीक है। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया से वन एल्काइन मतलब टर्मिनल एल्काइन हो गया। टर्मिनल एल्काइन में H एसिडिक होता है, टर्मिनल एल्काइन, ये H एसिडिक होता है, तो ये एसिडिक H रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ में और कुल मिला के एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये एनायन बनेगा। तो रिएक्शन किया सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया एंड प्रोडक्ट रिएक्ट विद, प्रोडक्ट इज रिएक्टेड विद मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो यहां कार्बन SN2 रिएक्शन करेगा, कार्बन का नेगेटिव चार्ज अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, SN2 रिएक्शन करेगा, लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने का मदद करेगा ये रिएक्शन, और यहां बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड और CH3, एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो यहां बोला है लोअर एल्काइन हैविंग 2 कार्बन लेस देन 1 एल्काइन, नहीं कार्बन क्यों होगा, हायर एल्काइन बनेगा, इसने प्रोडक्ट के बारे में पूछा है तो हायर एल्काइन बनेगा। तो हायर एल्काइन हैविंग 1 कार्बन मोर देन 1 एल्काइन, ठीक है, आंसर इसका होना चाहिए 3, क्योंकि लोअर एल्काइन से एक कार्बन इंक्रीज करेगा, मिथाइल लोगे तो एक कार्बन इंक्रीज करेगा, इथाइल लोगे तो 2 कार्बन इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे चले। एसिटाइलिन मींस प्रोपाइन, ये रहा एसिटाइलिन। एसिटाइलिन की रिएक्शन, एसिटाइलिन में बी प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा एसिटाइलिन हमें बनाना है यूजिंग कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो किसका यूज करना पड़ेगा, सिंपल सा है, एसिटाइलिन हमें बनाना है तो पहले से यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए और यहां COOK और यहां COOK, के की जगह सोडियम भी हो सकता है। ये सिस होगा तो मैलेइक एसिड का सॉल्ट हो सकता है, ट्रांस होगा तो फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट हो सकता है। तो सिस वाला तो मैलेइक एसिड कहलाता है, ये लो। पोटेशियम मैलेट, ऑप्शन लिखा हुआ है फ्यूमरेट, उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, पोटेशियम मैलेट या फिर पोटेशियम फ्यूमरेट, इन दोनों में से किसी का भी कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, पोटेशियम फ्यूमरेट, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड निकलता है, CO2 बाहर निकलता है और यहां रेडिकल रेडिकल बनता है और रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन होकर एसिटाइलिन बनेगा। इस इथाइन को ही एसिटाइलिन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्रोपीन की रिएक्शन किया गया HD3 के साथ में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन किया गया BD3 के साथ में, H नहीं BD3 के साथ में, हाइड्रोबोरेशन किया गया फर्स्ट स्टेप में, तो और सेकंड स्टेप में इसमें H2O2 प्लस बेस डाल दिया गया, तो हाइड्रोबोरेशन के बाद में ऑक्सीडेशन हो गया। तो हाइड्रोबोरेशन में तो H आएगा इस जगह, ड्यूटेरियम आएगा इस जगह और बोरोन आएगा इस जगह, मतलब कहने का मतलब बोरोन लेसर क्राउडेड कार्बन पे आता है और ड्यूटेरियम मोर क्राउडेड कार्बन पे आता है।
तो यहां आएगा ड्यूटेरियम, यहां आएगा बोरोन, और जहां बोरोन आएगा उस जगह फिर OH आ जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो पहले तो ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, H की जगह ड्यूटेरियम आएगा, और CH2 बोरोन D2, ये इंटरमीडिएट बनेगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, H2O2 डाला है, वो मैंने अलग से वापस बता देता हूं, ये हटा देते हैं यहां से। तो फिर ऑक्सीडेशन होगा और बोरोन को रिप्लेस करके OH ग्रुप आ जाएगा। तो आंसर आएगा इस सेंट्रल वाले कार्बन पर ड्यूटेरियम होगा, कॉर्नर वाले कार्बन पर OH ग्रुप होगा। अब ऑप्शन देखिए इसका बी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया इसका बी। चले आगे। नेक्स्ट है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन का HgOAc के साथ में वाटर से रिएक्शन किया गया, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन किया गया। ये रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाटर का एडिशन है, जिसमें वाटर का एडिशन बिना रीअरेंजमेंट के मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो इसको तो अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर आएगा, ये 5 मेंबर रिंग है, यहां मिथाइल और ये OH ग्रुप आ जाएगा विदाउट रीअरेंजमेंट। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट ये कंपाउंड है, रिएक्शन की गई इसकी, एक मिनट, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन की गई है NBS से। NBS से जब रिएक्शन करोगे तो डबल बॉन्ड की जस्ट पास वाली एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होगा, ये ब्रोमीन हुआ। फिर इसकी रिएक्शन सोडियम प्लस ईथर से की गई, तो ये हो गई वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में इसके दो पार्ट आपस में कंबाइन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में RR ग्रुप कंबाइन हो जाते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा कि डबल बॉन्ड है और ये आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो गया, बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। चले आगे। नेक्स्ट है विच हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड विद एल्यूमिनियम कार्बाइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोलाइसिस। आपको बताया हुआ है मैंने एल्यूमिनियम कार्बाइड का। एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड मीथेन गैस में आते हैं, तो आंसर हो गया इसका ए। रिएक्शन क्या है, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये हो गया एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं, तो इसमें 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज होंगे। एल्यूमिनियम का तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा 4 + 3CH4 बाहर निकलेगा, मीथेन गैस बाहर निकलती है। चले आगे। इन द क्लोरीनेशन ऑफ, ये हो गया 1 2 3 4 5 आइसोपेंटेन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये रहा आइसोपेंटेन। 2 पोजीशन पर मिथाइल था, वापस बनाता हूं, 1 2 3 और ये कंपाउंड, ठीक है। ये आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन की रिएक्शन किया क्लोरीन से, तो इसमें प्राइमरी पोजीशन पे, टर्शरी पे, सभी पोजीशन पे क्लोरो आएगा। तो यहां प्रोडक्ट बनने चाहिए, 4 तरह के प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। यहां भी क्लोरीनेशन होगा, यहां भी क्लोरीनेशन होगा, यहां भी क्लोरीनेशन होगा और यहां भी क्लोरीनेशन होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में SFR रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो क्वेश्चन में केवल यही पूछा है कि रिएक्शन कौन सा फास्टेस्ट करेगा। तो इसमें फास्टेस्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो टर्शरी कार्बन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी टर्शरी कार्बन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी इसमें हालांकि पूछा ही नहीं था कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। CH अगर टर्शरी बॉन्ड है तो टर्शरी CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उससे टर्शरी रेडिकल बनता है, ज्यादा आसानी से बन जाता है। फिर सेकेंडरी CH बॉन्ड, फिर प्राइमरी CH बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है कि टर्शरी के अंदर रिएक्टिविटी फास्टेस्ट होगी। आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ मीथेन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। डायरेक्ट आयोडिनेशन किया जाए किसका, मीथेन का, ठीक है। आयोडिनेशन वैसे बहुत स्लो रिएक्शन होती है, और आयोडिनेशन में जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे आप इसका आयोडिनेशन करोगे तो बनना चाहिए आयोडीन प्लस HI। HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो रिएक्शन को बैक साइड में वापस कन्वर्ट कर देगा। तो आयोडीन बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट HI फॉर्म
रिड्यूस करता है, बिल्कुल ठीक है, मिथाइल आयोडाइड को वापस रिड्यूस करता है। बी ऑप्शन देखो, HI जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मिथाइल आयोडाइड को वापस रिड्यूस करके बैक साइड डायरेक्शन में धकेल देता है और वापस से मीथेन बनेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कंपाउंड है आइसोहेक्सेन है। आइसोहेक्सेन की रिएक्शन AlCl3 प्लस HCl के साथ में किया, यह आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। और आइसोमराइजेशन में ब्रांचिंग बढ़ती है प्रोडक्ट्स की, तो इसमें सबसे ज्यादा केवल ब्रांचिंग होती है। एन ब्रांच से ब्रांच आइसोमर बनाना हो तो आप आइसोमराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं एल्केन के लिए, और इन सभी में ब्रांच आइसोमर केवल सी है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, यहां रिएक्शन दी हुई है, कोई खास बात नहीं है। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है कि यहां ट्रिपल बॉन्ड है और यहां H है। मरकरी की प्रेजेंस में H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 यूज किया गया है, वाटर भी होगा, केवल वाटर का एडिशन है। H यहां आएगा, OH यहां आएगा, इनॉल बनेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन है ये इनॉल बना जो कि टॉटमराइज्ड होकर अपने आप को किसी स्टेबल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, तो एसिटोफिनोन बनेगा। तो आंसर होना चाहिए इसका बी। चलें आगे। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों को हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो थ्योरी बताई थी उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिए। थोड़ा मैंने डिस्कशन फास्ट किया है क्योंकि थ्योरी ने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया था, बट डिस्कशन के अंदर मैंने उन सभी रिएक्शंस का यूज किया जो भी आज के क्लास में, आज से पहले वाले क्लास में पढ़ाई गई थी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एल्काइल हैलाइड चैप्टर के साथ। ओके।